आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उन्हें मना किया था, बल्कि वो खुद नहीं आए और अब मंत्री के बचाव में बीजेपी की वो विधायक आकर खड़ी हो गई हैं जो उस दिन मंच पर बैठकर विवादित बयानों पर ताली बजा रही थी। आज दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर था। ये डॉक्टर ट्रक और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर को निशाना बनाता था और किडनी के लिए उनकी हत्या कर देता था। ये शख्स आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। आज आपको यूपी से आई एक खौफनाक कहानी भी दिखाएंगे, जहां 2 भाइयों ने 20 साल बाद खूनी इंतकाम लिया। इन्होंने उस शख्स की हत्या कर दी जो 20 साल पहले इनकी मां को लेकर फरार हो गया था। और रात 10:30 बजे आपको लेकर चलेंगे एलओसी से सटे उन इलाकों में जहां आज भी पाकिस्तान की तबाही के सबूत जिंदा हैं। हमारे 2 रिपोर्टर विशाल पांडे और नीरज राजपूत इन्हीं इलाकों में पहुंचे और पहली बार कैमरे में कैद किया पाकिस्तान का उजड़ा हुआ सच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के पाकिस्तानी प्रोडक्ट बिना किसी रोक टोक और जीएसटी अदा किए और बिना किसी मापदंड के बिक रहे हैं, जो सीधे तौर पर आतंकियों की फंडिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हमें बताएंगे कि कैसे ये बिक रहा है और एक डेमो करके हमें दिखाएंगे। मैंने एक वेबसाइट है जो इंडिया का भी नंबर 1 रैंकिंग है, मीशो करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने ऐसे ही चेक किया था मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि जब भारत सरकार ने बैन किया था पाकिस्तान के चीज़ों को, तो मैंने एक मेड इन पाकिस्तान करके इसको सर्च किया था और मैंने देखा कि यहाँ पे तमाम कपड़े वगैरह यहाँ पे सेल हो रहे हैं। चूँकि हमारा कॉस्मेटिक्स में हमारा जानकारी है, हमने यहाँ पे बॉडी लोशन क्रीम और डे एंड नाइट क्रीम ऐसा करके सर्च किया और उसमें मैंने ऐसे करके उस समय देखा तो यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन पाकिस्तान लिखा देगा मेरे को। मैं जिस भी प्रोडक्ट को खोल रहा था उस हर प्रोडक्ट में मुझे मेड इन पाकिस्तान यहाँ पे दिख रहा था। वेबसाइट पर एक नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान के बने हैं। भारत में तेजी से बिक भी रहे हैं। बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर रोक लगाने की मांग की है जो भारत में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान की हर तरह से आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो माफी देने तक से इनकार कर दिया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के सारे नेता एक सुर में विजय शाह के बचाव में उतर आए हैं। 12 मई को जब मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहे थे, तो उसी मंच पर उस वक्त बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। उषा ठाकुर मंच पर उन सभी गणमान्य लोगों के साथ मौजूद थी जो उस वक्त बड़े ध्यान से मंत्री जी के भाषण सुन रहे थे। लेकिन अब जब एबीपी न्यूज ने बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से इस बारे में सवाल किया, तो सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। माइक स्पीकर सब उस तरफ से, इधर कोई आवाज इतना स्पष्ट आ नहीं रहा था। बहुत भीषण क्षेत्र है, आप देखेंगे तो ना टावर मिले ना कुछ हो, ना कुछ में। मतलब उषा जी एकदम साफ मुकर गई कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज ही नहीं सुनी, लेकिन विजय शाह को बेकसूर बताने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। उस दिन कुछ नहीं हुआ रात तक, ये दूसरे दिन से हंगामा बरपा, तो सब ध्यान कि क्या हो गया। तो यही कुछ लगा वहां देखने में कि जोश में भाषण देते देते उनकी जुबान फिसली। दरअसल उषा ठाकुर ऐसी इकलौती बीजेपी नेता नहीं है जो विजय शाह के बयान का बचाव कर रही हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता विजय शाह को बचाने में लगा हुआ है। मंत्री विजय शाह के इंदौर में कैबिनेट बैठक में नहीं आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने कहा कि कैबिनेट में न आना उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। कई बार होता है कोई मंत्री किसी वजह से नहीं पहुंच पाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आज 2 विवादित पोस्टर जारी किए गए। दोनों ही पोस्टर में राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया। पहला पोस्टर असम से जारी हुआ, जिस पर कांग्रेस काफी भड़की हुई है। सुबह करीब 9:30 बजे असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी की ये विवादित तस्वीर शेयर की और देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का। इस तस्वीर के जरिए अशोक सिंघल ने राहुल और आसिम मुनीर के एजेंडे को एक जैसा बताया। कुछ ही देर में ये तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी शेयर की और लिखा कि राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। अब कांग्रेस इस पर भड़क गई है और पलटवार करते हुए कहा है कि निशाने पाकिस्तान के लिए बीजेपी के ही 3 नेता पहले से कतार में हैं। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी
बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में हैं। और जयशंकर, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इस पोस्टर के जवाब में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी किया और पूछा कि क्या एस जयशंकर आज के समय के जयचंद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी। अब कांग्रेस इस विवादित पोस्टर को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और अमित मालवीय के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ मानहानि का केस करने पर विचार कर रही है। देखिए, कुछ देर बाद अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और विवादित पोस्टर जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसी पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़ा हुआ दिखाया गया। तस्वीर में राहुल गांधी बॉर्डर से झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जबकि नीचे शहबाज कह रहे हैं कि और तेज आवाज में पूछो। इस पोस्टर को जारी करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया। उधर कांग्रेस एस जयशंकर को देश का गुनहगार बता रही है। देश के साथ भी इन्होंने धोखा किया है और पीठ पर छुरा भोंका है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश मंत्री ने देश को धोखा दिया कि इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर देश के अंदर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में अब कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा लॉन्च कर दी है। जय हिंद यात्रा के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर जम्मू की सड़कों पर उतरे। सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की तो सीज फायर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। सीज फायर का जो उन्होंने जिस तरीके से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एक्सेप्ट की है और जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने ऑलरेडी उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो इन सब चीजों के सवालात जो है हमने आज से शुरू कर दिए। जय हिंद यात्रा के जरिए कांग्रेस ये भी संदेश दे रही है कि 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अब पूरे देश का समर्थन होने के बाद भी बीजेपी सरकार पीछे हट गई। सबके मन में एक था कि भाई इस बार एक निर्णायक काम हो रहा है, जैसे कि 71 में हुआ था। सबको ये उम्मीद थी। आपने हम सबकी उम्मीदों पर कुठाराघात तो किया ही, देश का नुकसान कितना कर दिया। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पहलगाम में सिक्योरिटी फेलियर और सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से जुड़े सवालों से बचने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में कानून का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें रखी गईं। अब कल सरकार इस पर अपना जवाब देगी। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस बार विचार कर रही है कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक वक्फ संशोधन कानून के अमल में लाने पर रोक लगाई जाए या नहीं। आज जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपील की कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश पारित करता है तो उसे 3 मुद्दों तक ही सीमित रखें। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अदालत द्वारा घोषित वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड संपत्ति को डी नोटिफाई करने का है। दूसरा मुद्दा केंद्रीय और प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन से जुड़ा है, जिनमें गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है। और तीसरा मुद्दा वक्फ कानून के उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा जांच और उसकी मंजूरी के बाद ही किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा। सरकार ने इन तीनों मुद्दों पर अपना जवाब दे दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि सिर्फ इन्हीं 3 मुद्दों पर बात होगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने यह भी कहा कि आदेश में मुद्दों को सीमित रखने की बात कहीं नहीं लिखी गई है, यानी सुनवाई पूरे वक्फ संशोधन कानून पर होगी, किसी विशेष मुद्दे पर नहीं। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जब्त की गई अफीम की कीमत बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने जिन 3 तस्करों को गिरफ्तार किया उसमें से एक आरजेडी नेता भी है जिसका नाम शंभू गुप्ता है। शंभू गुप्ता आरजेडी के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुका है। वो मधुबन में संगठन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है। यही नहीं, शंभू गुप्ता अपने आप को कई बार मधुबन विधानसभा में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर प्रसारित कर चुका है। पुलिस का कहना है कि ये लोग नेपाल से अफीम की तस्करी करते थे और पंजाब में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक तस्करों के पास से 55,000 नगद और 4 मोबाइल फोन भी मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल समेत उनके परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया। ये केस उनके छोटे भाई की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। ये कुक्षी सीट से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल का भाई है देवेंद्र सिंह बघेल। देवेंद्र सिंह बघेल की गुंडई देखिए, बीच सड़क पर बेसबॉल का बैट लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को किस तरह धमका रहा है। हेलो हेलो पापा भैया डिपो पे आएंगे और बेबेस बोट का वो लेके वापस जल्दी आ जाओ ना। डिपो पर ही है, बेसबॉल के बैट से मार रहे हैं। हाँ मैन चौराहे पे हैं। देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी ने विधायक के भाई, मां समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है। सभी आरोपियों पर दहेज में लग्जरी गाड़ी मांगने, टॉर्चर करने और सही जानकारी छिपाकर शादी कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने धमकाते हुए वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं। क्या पढ़ लेगी तू? पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति दबाव बनाकर तलाक के पेपर पर साइन करवाना चाहते थे। आप ये सब करने आए हो यहाँ पर? ये सब करने आए हो? आप लोग ये सब करने आए हो यहाँ पर? हाँ? नहीं आप ये सब करने आए हो यहाँ पर? भोपाल के महिला थाने में ये केस दर्ज किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल के एक मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने अगले महीने होने वाले वार्षिक मेले की समीक्षा की। पहले माता के कुंड में दूध अर्पण किया, फिर आरती की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोक कल्याण के लिए उमर अब्दुल्ला ने मां भवानी का आशीर्वाद भी लिया। दरअसल हर साल माता खीर भवानी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। इसे कश्मीरी पंडितों की कुल देवी भी माना जाता है। हर साल इस मंदिर में देश के अलग अलग कोने से कश्मीरी पंडित आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इस साल मेला 3 जून को मनाया जाएगा और उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज गांदरबल में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रतलाम में बीकॉम 3rd ईयर की 25 छात्राओं को एक साथ 0 नंबर देकर फेल कर दिया गया, जिसके बाद से छात्राओं का गुस्सा भड़क उठा है। दरअसल छात्राओं का कहना है कि जिस विषय में वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उसी में फेल करना और सभी को एक जैसे 0 नंबर देना संदेह पैदा कर रहा है। मेरा सबसे बेस्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी गया था। मैं इसमें श्योर थी कि यार इसमें मेरे सबसे हाईएस्ट होंगे। जी हम लोग प्रेजेंट थे, फिर भी हमको अब्सेंट बताया गया। 25 से 30 लोग, 26-25 के आसपास लोग हैं। हम सब ए सेक्शन वाले और ए नाम से ज्यादा लड़कियां हैं जो फेल हुई। इधर नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक कोई फैसला नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, तस्करों ने भी तस्करी का माल पहुंचाने के लिए नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं, लेकिन पुलिस हर बार तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर देती है। तस्करों ने इस बार सफारी कार को तहखाने की तरह इस्तेमाल किया। पहले पूरी कार को अलग अलग जगहों से काटा गया और फिर उसमें एक एक शराब की बोतल को पैकिंग के साथ डाल दिया। पुलिस ने जब गाड़ी को रोककर चेकिंग की तो कभी कार के डैशबोर्ड से तो कभी कार के पिछले दरवाजे से, कभी बीच वाले हिस्से से शराब की बोतलें एक एक कर निकलती रही। पुलिस ने कुल मिलाकर 129 लीटर की 344 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। गाड़ी झारखंड के गोड्डा जिले से बिहार की ओर आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने पूरा माल जब्त कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र शर्मा नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2023 में तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। पुलिस हिरासत में दिख रहे शख्स की शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि दिखने में ये जितना मासूम है, इसके कारनामे उतने ही खतरनाक और खूंखार हैं। देवेंद्र शर्मा को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। देवेंद्र पर साल 2002 से लेकर 2004 तक सीरियल किलिंग और हत्याओं का आरोप है। देवेंद्र शर्मा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ट्रक और टैक्सी चालकों के अपहरण और हत्या के दर्जनों मामलों में शामिल था। यही नहीं, ये और इसके साथी मृतकों के शवों को यूपी के कासगंज में मगरमच्छ से भरी नहर में फेंक देते थे। देवेंद्र शर्मा कई राज्यों में किडनी रैकेट चलाने के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। साल 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की बात भी पुलिस के सामने कबूल चुका है। हाल ही में देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी बनकर रह रहा था।
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक डॉक्टर पर उसकी ही पत्नी ने ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। वरुणेश नाम का ये डॉक्टर खलीलाबाद सीएचसी में तैनात है। पत्नी का आरोप है कि डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर पॉर्न वीडियो बनाता है और बाद में उसे इंटरनेट पर अपलोड करता है। यहाँ पे मैंने देखा जो वॉलपेपर वगैरह था कमरे में मैंने ही लगा रखा था, बाकी चीज़ें कमरे में जो भी सामान रखा था मैं सब रखी हुई थी। तो वीडियोस में मैंने देखा कि जो भी वीडियो बनी पॉर्न वीडियो वो सब उस कमरे की ही थी। मैं पहचान गई कमरा। पत्नी का ये भी आरोप है कि डॉक्टर खुद को ट्रांसजेंडर बताता है और जब उसे ऐसा ना करने को कहा तो उसने मारपीट की। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सरकारी आवास भी सील कर दिया है। आवास की वीडियोग्राफी कार्रवाई की गई और आरोपी डॉक्टर हिरासत में है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो सगे भाइयों ने एक अधेड़ उम्र के किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहानी 20 साल पुरानी है। रविंद्र सिंह नाम के जिस शख्स की हत्या हुई थी वो दो सगे भाइयों की मां को लेकर गांव से फरार हो गया था। मां तो कुछ दिनों बाद घर वापस लौट आई, लेकिन दोनों भाई साल दर साल इंतकाम की आग में जलते रहे और अक्सर मौके की तलाश में रहते थे। बीते सोमवार को जब रविंद्र सिंह को दोनों भाइयों ने खेत में अकेला पाया तो गोलियों से भून डाला और उसके बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर बदला पूरा होने की बात लिखी। इस हत्याकांड के बाद टांडा मांजरा गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए गांव में अतिरिक्त बल की तैनाती की है। बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाना खतरों से खाली नहीं है। एक मरीज का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान चूहों ने उसके पैरों की उंगलियां कुतर डाली। नालंदा मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में बेड पर लेटे अवधेश कुमार आए थे पैर में चोट का इलाज करवाने, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में मौजूद चूहों ने उनके पैर की 5 उंगलियां कुतर डाली। दिव्यांग अवधेश का एक पैर पहले से ही नहीं है और अब दूसरा पैर चोट और चूहों की वजह से खतरे में पड़ गया है। इस घटना के बारे में जब अस्पताल प्रशासन से सवाल किया गया तो उन्होंने सारा दोष मरीजों और उनके घर वालों पर मढ़ दिया। ये अस्पताल है, यहाँ मरीजे हैं, वो खाना वाना खा खा के इधर उधर फेंक देते हैं। वो एक इन्विटेशन होता है कि जानवर कोई भी कॉकरोच हो, चूहा हो, ये सब हो, आए। ये पहला मौका नहीं है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चूहों ने मरीज पर हमला किया हो। 8 महीने पहले भी यहाँ चूहों ने एक मरीज की आंख कुतर दी थी, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। बिहार के अररिया में आवासीय विद्यालय में खाने में कीड़ा मिलने के बाद छात्रों ने खूब हंगामा किया। हंगामे के बाद कई छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। छात्रों ने स्कूल की बेंच और कुर्सियां तोड़ दी, पूरे कैंपस में जमकर तोड़फोड़ मचाई, क्लासरूम में घुसकर बेंच पर लगी लकड़ियों को तोड़ डाला, कैंटीन और गैलरी में रखा सारा सामान उठाकर फेंक दिया। हंगामा कर रहे छात्रों ने स्कूल की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। छात्रों का आरोप है कि पहले घटिया खाना मिलता था, अब कीड़ा मिला खाना दिया जा रहा है। हंगामे की खबर मिलते ही DWO ने करीब 135 छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। इनमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र शामिल हैं। प्रशासन ने आरोपी छात्रों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गाजियाबाद में एक शख्स ने सर्विस सेंटर के बाहर खड़ी 5 स्कूटी में आग लगा दी। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस इस शख्स की तलाश कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज रात करीब 2 बजे का है। लोनी इलाके में सर्विस सेंटर के बाहर कुछ स्कूटी और बाइक खड़ी हैं। तभी एक शख्स यहाँ नजर आता है। पहले वो स्कूटी का सीट उठाता है और फिर उस पर पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल डालने के बाद वो जेब से माचिस निकालता है और स्कूटी को आग के हवाले कर देता है। कुछ ही देर में आग विकराल होती है और आसपास खड़ी स्कूटी भी इसकी चपेट में आ जाती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर इस शख्स ने स्कूटी में आग क्यों लगाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस शख्स की तलाश शुरू कर दी है। और अब आपको सीधे LOC पर लेकर चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान को जो धूल चटाई, उसे पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। हमारे संवाददाता विशाल पांडे आज पुंछ पहुंचे। यहां उन्होंने कैमरे में पाकिस्तान की तबाही के निशान रिकॉर्ड किए। LOC पर पुंछ का ये वही इलाका है जहां से हिंदुस्तान के हिम्मत वालों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। POK की इन पहाड़ियों पर जगह जगह पाकिस्तान की तबाही का नजारा दिख रहा है। ये सामने ही मैं पूरा POK का हिस्सा देख पा रहा हूँ, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे भारत का हिस्सा एक दिन होना ही होना है। वहाँ पर भारतीय सेना ने
पुंछ से काफी नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यहाँ मौजूद रहकर हम ये देख पा रहे हैं कि कई जगह पर तो मात्र 60 से 70 मीटर की दूरी पर ही दोनों की पोस्ट यहाँ मौजूद हैं और इन सब के बीच ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत बुरी तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और कुछ जो हिस्से मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही नजदीक यहाँ पर एक दूसरे के सामने सेनाएं मौजूद हैं और भारत ने तो एक ऐसा जवाब इस बार दिया है कि पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है। सिर्फ पाकिस्तानी चौकियां ही नहीं, भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइन भी उजाड़ कर रख दी है। प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 पोस्ट तो आसपास में ही पाकिस्तान की ध्वस्त कर दी गई थी। उनका जो कम्युनिकेशन लाइन है इस एलओसी पर पाकिस्तान का, उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया तो भारतीय सेना ने तुरंत नष्ट कर दिया। यानी वो अब कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की इस पोस्ट से कर दी गई। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान बौखला गया, सरहद पर सीजफायर उल्लंघन की शुरुआत की और जवाब में उसे मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहले हमने मिसाइल, ड्रोन, इनसे दुश्मन के नज़दीक जो लॉन्च पैड थे जिनकी कि पहले से ही हमें पता था, उनकी हमें ड्रोन से उनकी पहले से हमें लोकेशन पता था, वहाँ हमने ड्रोन से और मिसाइलों से उनको लॉन्च पैडों को उड़ाया। साथ ही जैसे ही CFB हुई, सीज फायर वॉल्यूशन पहले दुश्मन ने किया, सीज फायर वॉल्यूशन का हमने जैसे ही जवाब दिया तो सबसे पहले हमने दुश्मन के नज़दीक पोस्टों पर धुआंधार फायरिंग करके उनको बुरी तरह नष्ट किया। सीजफायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान वैसे तो पहले भी कई दफा पिटा है, लेकिन इस बार उसे जो अंजाम भुगतना पड़ा उसे शायद ही वो कभी भुला पाएगा। क्या आकलन है आपका कि कितना डरा होगा पाकिस्तान इस बार, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इस बार? मैं आपको बता देता हूँ, जितने कभी पिछली बार हमने जितने भी उनसे ऑपरेशन किए या दंड दिया है उससे कई गुना बढ़कर हमने इस बार पाकिस्तान को दंड दिया है। उसको हमने देखा है वो बुरी तरह डरा है। इस बार भगदड़ मची उसमें, उसने सीज फायर का ऐसे नहीं किया कि अपने आप, उसने डर कर ये सीज फायर का वो किया है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को सिर्फ पटखनी नहीं दी बल्कि ये भी बता दिया कि अगर भविष्य में कभी पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो अंजाम इससे भी भयानक होगा। सरहद के उस पार पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ ये हर कोई जानता है, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा एक नंबर का झूठा। अपने देश की आवाम को उसने झूठी कहानियां सुनाई, झूठा जश्न मनाया, लेकिन हकीकत क्या है इसे आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी चौकियों को कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद एबीपी रिपोर्टर विशाल पांडे उस बंकर के पास पहुंचे जिसे पाकिस्तान ने बर्बाद करने का झूठा दावा किया था। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम यह दावा करती थी कि भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आप देखिए हम अपनी सबसे फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद है और हमारे सब कुछ यहां पर सुरक्षित है, एक भी कहीं भी जरा सा भी नुकसान हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा की पोल यहीं पर खुल जाती है। अब हम आपको एक बंकर में लेकर चलते हैं जहां से हमारी नजर लगातार पाकिस्तान की पोस्ट पर लगी हुई है। अगर वो जरा सी भी हरकत करेंगे तो हमारी सेना की जो गोली का निशाना होगा वो सीधे सीधे पाकिस्तान की पोस्ट तक जाएगा, उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएंगे। यह एक बंकर है और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस बंकर ने इतना ऐतिहासिक काम किया कि पाकिस्तान की जो पोस्ट रही वो संभल ही नहीं पाई, उसको पता ही नहीं चल पाया कि गोलीबारी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी तादाद में हो रही है। तो ये फॉरवर्ड लोकेशन पर एक बंकर में हमारी एक पोस्ट है। मीडियम मशीन गन आपको यहां पर दिखाई देगी जिससे लगातार निशाना बनाया जाता है और इसका निशाना सीधे तौर पर पाकिस्तान की पोस्ट पर है और यहां से हम पाकिस्तानी पोस्ट देख भी पा रहे हैं। पाकिस्तान की पोस्ट पर इसका निशाना है और उस दिन भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत ने यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वही बंकर है जहां से 500 मीटर की दूरी पर बनी पाकिस्तानी चौकियां हर पहर हिंदुस्तान के जवानों के निशाने पर रहती है। अब जवानों की जुबानी सुनिए पाकिस्तानी दावों का सच। हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई। लड़ाई के दौरान थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन हमारे पक्के डिफेंसेज और हमारी आले दर्जे की ट्रेनिंग से हमने दुश्मन को सीज फायर वायलेशन के दौरान मुंह तोड़ जवाब दिया और उस पर भारी मात्रा में फायर डालकर उसकी बहुत ज्यादा कैजुअल्टी। अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ तो इन्हीं जाबाजों की वजह से, अगर पाकिस्तान बुरी तरह पिटा तो इन्हीं जाबाजों की वजह से, और अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो भी इन्हीं जाबाजों की वजह से। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया और भारत
देश को सुरक्षित रखा, हमारी भूमि को सुरक्षित रखा और हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो इसके लिए यही सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से इस सीमा पर तैनात रहे। बहुत धन्यवाद सर, आपने देश की रक्षा की, हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यही देश के वीर जवान हैं जिन्होंने हमें और आपको सुरक्षित रखा। तो अभी हमने आपको एलओसी का वो इलाका दिखाया जहां भारत और पाकिस्तान के पोस्ट आमने सामने हैं। अब हम आपको सरहद का दूसरा सुरक्षा घेरा दिखाते हैं और ये वो इलाका है जहां से पाकिस्तान पर सबसे करारी चोट होती है। ये एलओसी पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद वो जगह है जहां से पाकिस्तान की कई चौकियां हर वक्त जवानों के निशाने पर रहती हैं। एबीपी रिपोर्टर नीरज राजपूत जब यहां पहुंचे तो सामने पाकिस्तान की बर्बाद हो चुकी चौकियां साफ नजर आई। कैमरामैन राजेश दिखाएंगे, जो 2 पोस्ट दिखाई देंगी वो पाकिस्तान की, मेरी उंगली पे देखेंगे तो ये एक पाकिस्तान की चौकी है पीओके में। लीपा वैली है ये पाकिस्तान की, जो नोटोरियस है अपने टेरर लॉन्च पैड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं आपको पाकिस्तान की 2 चौकियाँ। लेकिन अभी जो हम हैं यहाँ पर सेकंड टियर है ये हमारी सुरक्षा घेरे का। जो फर्स्ट टियर है हमारा इसके आगे है, अभी और भी आगे है, इसके बिल्कुल आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल ये हमारी भारत की और पाकिस्तान की चौकियाँ हैं। ये सामने जो दिखाई दे रही हैं आपको स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं ये दरअसल भारतीय सेना की चौकियाँ हैं। ये सामने 2 चौकियाँ हैं, उनके ठीक सामने पाकिस्तान की 2 चौकियाँ। लेकिन यहाँ पर भारत जो है डोमिनेट करता है। यहाँ पर डोमिनेट कैसे करता है, ये जितनी हाइट से जहाँ अभी हम है 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो हमें इस वजह से यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। और ये पूरा इलाका ये जो देखिए ऊंची हाई रिज जितनी भी है ये सब भारत का इलाका है। यहाँ भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया इसकी गिनती तक नहीं है। लगातार 3 रात तक यहाँ जबरदस्त गोलाबारी चल रही थी। भारत को तो इसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया। और भारत ने पहले तो जो पाकिस्तान में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने कोशिश की हमारे जो मिलिट्री पोस्ट है सिविलियन एरियाज पर अटैक करने के लिए, उसके बाद भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान की चौकियों को, उनकी जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उनको कैसे तबाह किया गया वो इसके ज़रिए देखा जा सकता है। और इस बार भारतीय सेना ने जितनी भी कार्रवाई की उन सब के पूरे एविडेंस सबूत जो थे सबूत के साथ कार्रवाई की। ये देखिए फॉरवर्ड पोस्ट पर कैसे पाकिस्तान की जो चौकियाँ हैं उनको तबाह किया जा रहा है, उसकी ये वीडियो है। यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे हैं, एक अग्रिम चौकी पर पहुंचे हैं, तो वहां पर ये पूरा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये वीडियोस भी लगे हुए हैं। जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया बल्कि आतंकियों के लॉन्च पैड भी बर्बाद कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बौखलाया पाकिस्तान भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सका। इसकी वजह थी वो जवान जो मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे हुए थे। पाकिस्तान के हर गोली का जवाब गोले से दे रहे थे और इसी पलटवार के बाद पाकिस्तान खामोश हो गया। इन जवानों की सीधी नजर दुश्मन देश की तरफ है। तोप और टैंक का मुंह हर वक्त पीओके की तरफ रहता है। पाकिस्तान ने कोई भी गड़बड़ की या गड़बड़ करने की सोची तो पल भर में उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं। जैसे अभी ये हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं, एलओसी पर तैनात हैं। वो इसीलिए तैनात रहते हैं क्योंकि ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, हमारी सरहदों पर लहराता रहे। और इस सरहद की तरफ अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख नोच दी जाएगी, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने करके दिखाया है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत अपनी अगली लड़ाई स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और उनकी ये बात सच साबित हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये इस वक्त जो हमारे साथ सैनिक हैं इनके हाथ में है वो स्वदेशी गन AK-203 जो कि भारत में बनी है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनती है AK-203। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अभी तक जो भारतीय सैनिक थे वो इस्तेमाल करते थे AK-47 इस्तेमाल करते थे जो बाहर से आती थी, या फिर 6 और राइफल्स जो कि हम अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन पहली बार ये AK-203 राइफल जो कि भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार की है, अमेठी में कोरबा प्लांट जो है OFB का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, वहाँ पर ये तैयार की गई। और इसकी जो पहली खेप है जो बनी थी वो पिछले साल जो थी वो भारतीय सैनिकों को दी गई थी। और यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे तो हमने देखा हमारे सैनिकों के हाथ में स्वदेशी हथियार। सरहद पर भारतीय सेना की विंटेज एंटी एयरक्राफ्ट गन ZU-23 भी तैनात है। आकाश तीर सिस्टम के साथ ZU-23 गन ने ही पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, हमला किया, तो पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स के जरिए अटैक करना शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे 7, 8, 9 मई को भारत की सीमा में आए। लेकिन उस दौरान जो हमारी विंटेज जो गन्स थी जो हमने रशिया से ली थी, जैसे ये ZU-23 गन है जो अभी एक फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है, बिल्कुल तैयार है ये एकदम, तो इनका इस्तेमाल किया गया क्योंकि
ये जो एरियल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तबाह करने के लिए ली गई थी कई दशक पहले, लेकिन अब इसको BEL ने, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उन्होंने अपग्रेड किया इनको और इनकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ा दी। तो ऐसे में जब ड्रोन अटैक हुए भारत के ऊपर, तो इन ZU-23 जो रशियन गन है, इन्होंने जो है बड़ी संख्या में ड्रोन्स को जो है मार गिराया। अकेले कश्मीर में ही, कश्मीर घाटी में जो चिनार कोर से सटी हुई जो LOC है, वहाँ से कम 300 से भी ज़्यादा जो ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से आए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया गया। इन हथियारों के जरिए ही भारतीय सैनिक दिन रात सरहदों की रक्षा करते हैं और दुश्मन देश को बार बार ये बता देते हैं कि अगर आंख उठाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।